हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स का पहला चैप्टर कवर किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, जो कि मोर और लेस एक थ्योरेटिकल चैप्टर था। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की कुछ इंट्रोडक्टरी थ्योरी कवर करेंगे इस नोट्स की हेल्प से। ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, मैं लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो ये है कि शेयर कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज शेयर कैपिटल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो कंपनी का कैपिटल होता है उस कैपिटल को ही हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग सिंपल हो गया, कैपिटल ऑफ कंपनी इज नोन एज शेयर कैपिटल, सिंपल। अब जो कैपिटल होता है कंपनी का, ये जो शेयर कैपिटल होता है, ये छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट। तो जो शेयर कैपिटल होता है वो डिवाइड होता है इन स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट का होता है। इस स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट्स जो होते हैं इसको हम बोलते हैं शेयर। तो दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, जो शेयर होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑफ शेयर कैपिटल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, जो एक हम टर्म पढ़ते हैं वो होता है नॉमिनल या पार या फेस वैल्यू ऑफ शेयर। नॉमिनल, पार या फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर की वैल्यू होती है, जो प्रिंटेड होती है शेयर सर्टिफिकेट में। तो शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली शेयर्स के होने की आपको एक प्रूफ देते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है, कागज का टुकड़ा होता है, उसको हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो उस शेयर सर्टिफिकेट में जो शेयर की वैल्यू आती है उसको हम बोल देते हैं फेस वैल्यू। इसके अलग अलग नाम होते हैं, इसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, पार वैल्यू भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउएवर इशू प्राइस ऑफ शेयर्स में बी डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू। तो वैसे ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है, जो शेयर्स की इशू प्राइस होती है, यानी जिस प्राइस पे कंपनी शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को, वो अलग हो सकती है देन फेस वैल्यू। जरूरी नहीं कि वो फेस वैल्यू पे हो। तो इस बात को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे 12th में, आपको पता है कि शेयर्स या तो पार पे इशू होते हैं यानी फेस वैल्यू पे इशू होते हैं, या फिर प्रीमियम पे इशू होते हैं यानी मोर देन फेस वैल्यू पे होते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग वैसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे करेंगे। अभी सिर्फ इतना हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो इशू प्राइस होती है और शेयर्स, वो अलग हो सकती है फ्रॉम फेस वैल्यू। नेक्स्ट है कि इशू प्राइस, कंपनी किस प्राइस पे इशू कर रही है शेयर्स, ये कैसे डिसाइड होता है। तो प्रैक्टिकली जनरली जो प्रोसेस फॉलो होता है आजकल, जो सारी कंपनीज प्रोसेस फॉलो करती है जब शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इशू प्राइस डिटरमाइन करने का जो एक कॉमन तरीका होता है वो होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बहुत ज्यादा डिटेल में इस प्रोसेस के बारे में आपको नहीं पढ़ना। इसमें बेसिकली होता क्या है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से हम लोग बिड्स मंगवाते हैं, मतलब कंपनी पोटेंशियल इन्वेस्टर से बिड्स मंगवाती है। तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी बिड्स डालते हैं अलग अलग प्राइसेस पे, डिफरेंट प्राइसेस पे। अब ये जो डिफरेंट प्राइसेस होती है, ऐसे नहीं कि कोई हैपेजेड मैनर में कोई भी प्राइस या कोई भी तुक्के में प्राइस डाल दी, ऐसा नहीं होता। कंपनी एक प्री डिटरमाइन करती है प्राइस बैंड, एक प्राइस बैंड डिटरमाइन करता है। प्राइस बैंड मतलब प्राइस की रेंज, इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक। तो एक प्राइस की रेंज डिसाइड की जाती है, जो कंपनी डिसाइड करती है, और उस रेंज के अंदर जो पब्लिक होती है या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने बिड्स डालते हैं अलग अलग प्राइसेस पे, जिस बिड्स की हेल्प से फाइनली इशू प्राइस कंपनी डिटरमाइन करती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक फॉलो होता है, और बुक बिल्डिंग प्रोसेस का बेसिक क्या मीनिंग है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे नोट्स पे लिखा हुआ है। अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो ये भी बात आप लोगों को पता है, टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो दो तरह के शेयर्स हमको पता होने चाहिए होते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऐसे शेयर्स जिस पे कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होता है ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होती है वो एक फिक्स रेट पे होती है, और दूसरा होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो ऐसे शेयर्स जिस पे कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होती है, कौन सी प्रेफरेंशियल राइट्स? दो प्रेफरेंशियल राइट्स, एक तो प्रेफरेंशियल राइट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। आपको जो बात पता होनी चाहिए, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कोई भी वोट नहीं डाल सकते किसी भी मीटिंग में जाके। नेक्स्ट होता है आपके इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स वैसे क्या हो गए, एक सिंपल भाषा में ये हो गया कि ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उनको हम इक्विटी शेयर्स बोल सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स क्या है? ऐसे शेयर्स जिसपे कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो वोट्स डाल सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हमने बोला जो डिविडेंड का रेट होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता। तो रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जब अपनी मीटिंग करते हैं उसमें वो रिकमेंड करते हैं कि भाई हम कितना डिविडेंड देंगे। और ऐसा भी नहीं कि डिविडेंड देना जरूरी है, किसी साल हो सकता है डायरेक्टर्स बोले चलो हम इस साल कोई भी डिविडेंड नहीं देंगे, किसी साल वो बोल सकते हैं हम इतना डिविडेंड देंगे, अगले साल वो ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, उसके अगले साल वो कम डिविडेंड दे सकते हैं। तो कितना भी हो सकता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि कितने डिविडेंड हम दे सकते हैं। तो यही बोला जो रेट ऑफ डिविडेंड है इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल वो अलग अलग हो सकता है। रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन डिविडेंड पॉलिसी। तो कंपनी की अपनी कोई डिविडेंड पॉलिसी हो सकती है, लिखी हुई डिविडेंड पॉलिसी हो सकती है। तो उसके बेसिस में जो होता है वो डिविडेंड पॉलिसी के बेसिस में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिविडेंड रेकमेंड करते हैं। ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये तो ऑब्वियसली जो आपको बात पता है, डिविडेंड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। जब शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रॉफिट जब तक नहीं होंगे तब तक डिविडेंड नहीं दिए जा सकते। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल है कंपनी के पास और कंपनी की क्या डिविडेंड पॉलिसी है, इन दोनों बातों पर निर्भर करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना डिविडेंड रेकमेंड करेंगे। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी डिविडेंड मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल चुका हो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक राइट होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी है। तो ये लिखा आफ्टर सैटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये हो गए इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो थ्योरी पूछी जा सकती है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। तो आप लोगों को थ्योरेटिकली चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो ये आप ऑलरेडी मोटा मोटा अगेन 12th पर ये भी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टाइप होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? Cumulative preference share is one that carries the right to a fixed amount of dividend or dividend at a fixed rate. Such dividend is payable. ये इंपॉर्टेंट लाइन था यहाँ पे जो बताती है कि cumulative preference shares क्या होते हैं। Such a dividend is payable even out of the future profits if current year's profit are insufficient for the purpose. इसका मतलब सिंपल क्या हो गया कि cumulative preference shares में क्या होता है। तो मान लो, छोटा सा ऐसी एग्जांपल बना देता हूं। तो 2 साल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021, एक हम ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो सपोज फॉर एग्जांपल मानो इस साल कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट्स नहीं हुए, तो इस साल हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड इस साल नहीं दिया। अब इस साल खूब सारे प्रॉफिट हो गए हमारे पास, इस साल खूब सारे प्रॉफिट हो गए। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है, जिस साल डिविडेंड दिया जाएगा
उस साल हमको पिछले साल का भी डिविडेंड देना पड़ेगा। तो करंट ईयर का तो डिविडेंड देंगे ही देंगे, पिछले साल का भी डिविडेंड देंगे। तो इसलिए नाम पड़ गया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होता गया कि भाई पिछले साल का डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल दे देंगे, उस साल का भी नहीं दिया तो उसके अगले साल दे देंगे। तो इस प्रकार से जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होता रहेगा, इसलिए हम इसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे शेयर्स जिसमें अगर जिस साल डिविडेंड नहीं दिया वो डिविडेंड अगले साल दिया जाएगा, ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका दूसरा टाइप जो बन जाता है वो बन जाता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स तो बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैरीज विद इट द राइट टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन केस, यहां पे आ गई इंपॉर्टेंट लाइन, इन केस नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन अ ईयर ड्यू टू एनी रीजन द राइट टू रिसीव सच डिविडेंड फॉर दैट ईयर एक्सपायर्स। तो बिल्कुल उल्टा केस हो गया। इस केस में क्या हुआ, हम बोलेंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का डिविडेंड नहीं दिया गया किसी भी कारण की वजह से, तो अगले साल ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि पिछले साल का भी डिविडेंड दो, नहीं, अगले साल जब डिविडेंड दिया जाएगा तो सिर्फ उसी साल का डिविडेंड दिया जाएगा, पिछले साल का डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो ये होता है आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आ जाओ जी, जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ऐसे शेयर जिसपे अपार्ट फ्रॉम अ राइट टू अ फिक्स्ड डिविडेंड it this category of preference share confers on the holder of the right to participate in surplus profits। ये है keywords, participate in surplus profits if any। इसका मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक राइट और होता है, उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जरूर दिया जाएगा, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तो दिया ही जाएगा, उसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद भी अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट्स बच जाते हैं तो वो सरप्लस प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दिया जा सकता है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जिनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है उस शेयर्स पे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में कुछ सरप्लस प्रॉफिट्स का भी डिविडेंड मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट्स का भी डिविडेंड मिलेगा। तो इसको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं इन सरप्लस प्रॉफिट्स, ये पार्टिसिपेट करते हैं सरप्लस प्रॉफिट्स। अब ट्रू फॉल्स में कई बार सवाल आ जाता है, सीए इंस्टीट्यूट जो है डाल देता है सवाल एक कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू वोट। इस प्रकार का एक ट्रू फॉल्स का सवाल इंस्टीट्यूट बना देता है और काफी सारे बच्चे उसको ट्रू बोल देते हैं। वो बोल पार्टिसिपेटिंग वर्ड पढ़ते हैं तो वो समझते हैं भाई पार्टिसिपेटिंग है तो यानी कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, आप ध्यान रखना, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। तो बहुत सारे बच्चे इसको यही मान लेते कि भाई पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स पे वोटिंग राइट होता है, ऐसा नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, नो वोटिंग राइट। यहाँ पे पार्टिसिपेट किस में कर रहे हैं शेयर होल्डर्स? इन सरप्लस प्रॉफिट, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और अगला टाइप जो आपका होता है वो होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो अ शेयर ऑन विच ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर विदाउट एनी, कीवर्ड हो गया, विदाउट एनी accompanying additional rights in profits and in the surplus on winding up is called non-participating preference। क्योंकि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है टू सरप्लस प्रॉफिट्स, मतलब सरप्लस प्रॉफिट्स का भी कुछ हिस्सा मिलता है। और इनफैक्ट जब कंपनी बंद हो जाती है, जब कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी बंद होने के बाद जब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे हमने वापस लौटा दिए उसके बाद भी अगर सरप्लस पैसा बच जाता है तो उसका भी कुछ हिस्सा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना ही कोई डिविडेंड मिलेगा अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, और ना ही वाइंडिंग अप के टाइम पे कुछ सरप्लस पैसा जो बच गया उसमें से कुछ मिलेगा। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीम का वर्ड तो आप समझते हैं, रिडीम का मतलब होता है रीपे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिसको रीपे करना होता है कुछ टाइम बाद। So these are shares that a company may issue on the condition that the company will repay, that the company will repay after fixed period or even earlier at company's discretion। मतलब ऐसे शेयर्स जिसको कुछ टाइम बाद हमें रीपे करना होगा। तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हो गए? ऐसे शेयर्स
which do not carry with them arrangement regarding redemption, यानी ऐसे शेयर्स जिसको कभी भी रीपे नहीं करना एज पर टर्म्स ऑफ इशू। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए आपकी जानकारी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर लेता हूं, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नो कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकती। दैट मींस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हम या कंपनी सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक प्रकार से आप ये समझ लो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन गया, क्योंकि कंपनी लॉ प्रोहिबिट करता है फॉर द इशू ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, एक और बात बोलता है सेक्शन 55। सेक्शन 55 बोलता है जो मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड होगा वो 20 इयर्स का होगा। यानी अगर जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं वो रिडीमेबल तो होने ही चाहिए एंड मैक्सिमम 20 साल के अंदर वो रिडीम हो जाने चाहिए। सो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 इयर्स, ये प्रोहिबिशन है, मतलब कि प्रोहिबिट करता है कंपनी लॉ कि 20 साल के बाद रिडीम किया जाए। इन अदर वर्ड्स मैक्सिमम 20 इयर्स के अंदर अंदर रिडीम होने चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स, ये कंपनी लॉ बोलता है। तो क्या बोला यहाँ पे सेक्शन 55 ने, अगर मैं इसको समराइज्ड वे में लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा सेक्शन 55 बोलता है, सेक्शन 55 बोलता है कि एक तो सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू होंगे, ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्लस ये बोलता है कि मैक्सिमम जो पीरियड होगा रिडेम्पशन का वो 20 इयर्स का होगा। तो ये बात आपको इन शॉर्ट पता होनी चाहिए, यहां से भी आपका एक ट्रू फॉल्स का सवाल जरूर बन सकता है। अब लास्ट हम अपना क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? दीज शेयर्स गिव द राइट टू द होल्डर टू गेट देम कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गए? ऐसे शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दीज शेयर्स डू नॉट कैरी एनी ऑप्शन, और टर्म ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो जो जैसे शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, तो आईसीआई की द्वारा दिया हुआ नोट है, तो आपको ध्यान में रखना है, अनलेस मेंशन अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल इन नेचर। तो अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ तो हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स को मानना क्या, एक तो नॉन क्यूमुलेटिव, एक मानना नॉन पार्टिसिपेटिंग, एक मानना नॉन कन्वर्टेबल और एक मानना रिडीमेबल। ये अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ठीक है। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो कहीं पे भी अगर आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है, इस कैटेगराइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, इस क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ जाती है और क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम मानेंगे कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन कन्वर्टेबल है और फाइनली रिडीमेबल है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्टरी थ्योरी। तो इंट्रोडक्टरी थ्योरी हमें इतनी कवर करनी थी इस चैप्टर से। तो नोट्स अगेन मैं बता देता हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, इन नोट्स को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको स्टडी मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपका मन करे। अब हम लोग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमें कॉन्सेप्ट कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो जो भी सारे नोट्स यहाँ पे हैं, इन नोट्स को आप अपने पास लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल किस किस टाइप के होते हैं, तो ये आप ऑलरेडी सब चीजें पढ़ चुके हो, सारी चीजें 12th में पढ़ चुके हो। इस चैप्टर में मोर और लेस सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने 12th लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी ऐसा लगेगा कि आप नया पढ़ रहे हो। तो भाई टाइप्स क्या होते थे शेयर कैपिटल के? पहला हम पढ़ते थे ऑथराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ये क्या होता था? इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ये कहां पे लिखी होती है?
ऑथराइज्ड कैपिटल कहां पे लिखी रहती है? ये लिखी रहती है कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कैपिटल क्लॉज में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिखा रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते थे इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल क्या होता था? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो इशू होता है फॉर सब्सक्रिप्शन, दैट पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। इट मे बी इशूड फॉर कैश या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि इशूड कैपिटल में दोनों आ जाते हैं, जो शेयर्स कैश के लिए इशू हुए हो या जो शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू हुए हो। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग आई बिलीव आप लोग समझते होंगे, ऐसे जो शेयर्स जो कैश के लिए इशू नहीं होते, जैसे प्रमोटर्स को इशू कर दिए या अंडरराइटर्स को इशू कर दिए या वेंडर्स को इशू कर दिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो आपको पता है कुछ शेयर्स हम प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स या वेंडर्स को इशू कर देते हैं, तो दोनों भी शेयर्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं इशूड शेयर कैपिटल में, चाहे वो कैश के लिए इशू हो चाहे वो कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू हो। अच्छा, रिमेनिंग पोर्शन, भाई ऑथराइज कैपिटल का जो हिस्सा इशू कर दिया वो तो हो गया इशूड शेयर कैपिटल, और जो पोर्शन हमने अभी इशू नहीं किया उसको हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल है ना। और लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो अनइशूड कैपिटल होता है वो बैलेंस शीट में हम लोग कहीं पे भी नहीं दिखाते। अनइशूड कैपिटल सिर्फ एक थ्योरेटिकली सुनने वाला पॉइंट है, लेकिन बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या नोट्स के अकाउंट्स में कहीं पे भी अनइशूड कैपिटल के नाम से हम दिखाते नहीं है अलग से। तो आप ये कह सकते हो जो ऑथराइज्ड कैपिटल है दैट इज इशूड कैपिटल प्लस अनइशूड कैपिटल। तो ये काइंड ऑफ फॉर्मूला आप कह सकते हो बन के आ गया हमारा। नेक्स्ट होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो सब्सक्राइब होता है बाय पब्लिक एंड उनको अलॉट भी हो जाता है। तो पब्लिक ने जो हिस्सा सब्सक्राइब कर दिया और उनको शेयर्स जो अलॉट हो गए वो आ जाते हैं आपके सब्सक्राइब कैपिटल में। और यहां पे भी ध्यान रखना, जो शेयर्स हमने इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे कि हमने प्रमोटर्स को इशू कर दिया, अंडरराइटर्स को इशू कर दिया, वेंडर्स को इशू कर दिया, तो जो शेयर्स इशू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वो भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का पार्ट बनते हैं। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दोनों आ गए, जो शेयर्स पब्लिक को इशू करे और उनको अलॉट भी कर दिए, मतलब जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया और उनको अलॉट कर दिए, और साथ ही साथ जो शेयर्स इशू और अलॉट किए हमने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दोनों भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो प्रकार की होती हैं। एक तो फुल्ली पेड, एक होती है नॉट फुल्ली पेड। तो हम जब बैलेंस शीट के नोट्स तो अकाउंट्स में दिखाते हैं तो आपको याद होगा हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अलग दिखाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप अलग दिखाते हैं। फुल्ली पेड वो होते हैं जिसमें पूरा फेस वैल्यू 100% फेस वैल्यू कॉल भी हो चुका है और रिसीव भी हो चुका है। तो अगर कोई शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू का है तो जिस शेयर पे पूरे 100 रुपए कॉल भी कर दिए पेमेंट के लिए और वो शेयर होल्डर्स ने पे भी कर दिए, उसको हम बोलते हैं फुल्ली पेड अप। तो और नॉट फुल्ली पेड अप कौन से हो गए? तो सिंपल हो गया, आप एक्सक्लूड कर दो अदर देन फुल्ली पेड अप। तो जो शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है वो आ गए नॉट फुल्ली पेड अप में। तो सब्सक्राइब कैपिटल की हम अलग से अपने नोट्स टू अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन करेंगे और कॉन्सेप्चुअली भी क्लासिफिकेशन करेंगे फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये बात आपको और पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? अच्छा, अब ना आपके स्टडी मटेरियल में एक दो जगह इस पूरे कॉन्सेप्ट में गलती कर रखी है मेरे हिसाब से, तो वो मैं गलती भी आपको पॉइंट आउट करते हुए चलूंगा। तो यहाँ पे जैसे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में आपके स्टडी मटेरियल में जो लिखा है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले पढ़ो मैंने क्या बोला आपको। मैं बोल रहा हूं इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट द कंपनी हैज डिमांडेड या कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। जो हिस्सा कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवा लिया पेमेंट के लिए वो हो गया कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने अपनी स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है इशू प्राइस, यानी उन्होंने लिखा हुआ है दैट पोर्शन ऑफ इशू प्राइस दैट द कंपनी हैज डिमांडेड फॉर पेमेंट। तो ये मेरे हिसाब से टेक्निकली गलत हो गया लिखना। क्यों? क्योंकि हम यहां पे पढ़ रहे हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के बारे में।
जब भी हम पूरा शेयर कैपिटल कहीं पे भी पढ़ते हैं, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। लेकिन जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस मे और मे नॉट बी इक्वल टू फेस वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो अगर कोई शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ होगा तो उसका इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा होगा। तो कॉल्ड अप कैपिटल में बोलना कि फेस मतलब कि वो पोर्शन ऑफ इशू प्राइस वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इशू प्राइस में प्रीमियम का हिस्सा भी आ जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ इशू प्राइस लिखना टेक्निकली गलत हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना चाहिए, इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट द कंपनी हैज डिमांडेड या कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। तो ये मेरी राय है, तो आप एक बार स्टडी मटेरियल में देख लेना और अपनी भी राय बना के देख लेना कैसे आपको पढ़ना है। अच्छा, जो हिस्सा हमने मंगवा दिया पेमेंट के लिए, कंपनी ने मंगवा दिया, वो हमने बोल दिया कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है। तो जो बैलेंस पोर्शन कंपनी ने नहीं मंगवाया पेमेंट के लिए, वो हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। लेकिन ध्यान रखना, अनकॉल्ड कैपिटल भी अलग से बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, अनकॉल्ड कैपिटल के नाम से कहीं पे भी नहीं दिखाया जाता। तो ये आपके लिए एक थ्योरेटिकल टर्म होगी। जब हम कॉल्ड अप कैपिटल पढ़ते हैं तो हमें दो टर्म्स और पता होनी चाहिए, जो आपको पहले पता भी, आपने सुनी हुई है। एक है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, वो हिस्सा कॉल्ड अप कैपिटल का जो अभी अनपेड है, जो हमने मंगवा तो दिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई जिसकी, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। सिमिलरली एक टर्म होती है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, वो हिस्सा कैपिटल का, वो हिस्सा कैपिटल का जो अभी कंपनी ने मंगवाया नहीं है, दैट इज येट टू बी कॉल्ड, लेकिन शेयर होल्डर ने हमें एडवांस में पे कर दिया ऑलरेडी। तो वो हिस्सा जो कंपनी ने अभी मंगवाया तो नहीं है लेकिन शेयर होल्डर्स ने एडवांस में पे कर दिया, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कैपिटल का पार्ट नहीं बनता, ध्यान रखना। कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल के अंदर नहीं आता, ना ही वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आता है। कॉल्स इन एडवांस हम लोग बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं अंडर अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, अदर अंडर अदर करंट लाइबिलिटी कॉल्स इन एडवांस को दिखाया जाता है। अगला टर्म है हमारा पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, वो हिस्सा कॉल्ड अप कैपिटल का जो शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, जो शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया उसको हम बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल तो एक फॉर्मूला बेसिकली हमारा बन के आ जाता है ये वाला, कॉल्ड अप कैपिटल इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस कॉल्स इन अरियर्स। तो पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन अरियर्स को हम टोटल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। अब यहां पे भी इंस्टीट्यूट ने गलती कर रखी है मेरे हिसाब से। यहां पे उन्होंने इस फॉर्मूले में लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन अरियर्स माइनस कॉल्स इन एडवांस, माइनस कॉल्स इन एडवांस, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि कॉल्स इन एडवांस तो शेयर कैपिटल का कहीं पे भी पार्ट बनता ही नहीं, ये तो अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनता है। तो यहाँ पे माइनस कॉल्स इन एडवांस ना मेरे हिसाब से गलत है। तो जो हम 12th में फॉर्मूला पढ़ते थे वही फॉर्मूला सही वाला है। तो आप ओवर द ईयर जब आप अपनी मतलब स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करोगे तो अनफॉर्चुनेटली आपको रियलाइज होगा कहीं कहीं स्टडी मटेरियल में गलतियां हैं। विद टाइम इंस्टीट्यूट पूरी कोशिश कर रहा है अपनी गलतियों को सुधारने की और अपनी मटेरियल को एरर फ्री रखने की, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह गलतियां काफी सारी हैं हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। तो कोई बात नहीं, हम को फोकस करेंगे अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखने में। अगर हम कॉन्सेप्ट प्रॉपरली अप्लाई करेंगे स्ट्रांग रख के, तो हमारे कहीं पे भी एग्जाम में कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी। तो आप लोग परेशान मत होना। बहुत बच्चे इंस्टीट्यूट की मटेरियल में जब गलतियां देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग प्लीज परेशान मत होना, मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। तो आप अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना और कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो 12th में आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपना 12th के हिसाब से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रख के चलेंगे। तो जिस प्रकार से हमने 12th में पढ़ाई करी है उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी पेड अप शेयर कैपिटल की। अब लास्ट जो टर्म हम अगेन जो हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, वो होता है रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है, it is that portion of subscribed capital, it is that portion of subscribed capital that the company decides by passing a resolution that will be called for payment only at the time of winding up या liquidation of company। तो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी डिसाइड करती है कि हम सिर्फ कंपनी के बंद होने के टाइम मंगवाएंगे, उसको हम बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल या रिजर्व कैपिटल रिजर्व से अलग होता है। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों सेपरेट टर्म है। कैपिटल रिजर्व
वो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होते, है ना। तो कैपिटल रिजर्व ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं, ऐसे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं जो जिससे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन रिजर्व कैपिटल बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट टर्म होता है। तो इन दोनों टर्म्स का बीच में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिस्टिंग्विशमेंट हमको करके चलनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। जब हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ लेते हैं उसके बाद हमें समझना होता है कि कैसे हम अपनी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करते हैं। तो ये आप अगेन पढ़ चुके हो अपने 12th क्लास में, तो सेम चीज करेंगे। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल समझते हैं, बैलेंस शीट में हमें कैसे डिस्क्लोज करके चलना है। अब हम समझते हैं कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज की जाती है। ये समझाने के लिए मैं आपको एक स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाऊंगा। तो हम पहला इलस्ट्रेशन करेंगे आपके स्टडी मटेरियल का, ये समझने के लिए कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का किस प्रकार से डिस्क्लोजर होता है। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 मैं आपको पढ़ाता हूं और फिर हम इसको देखना शुरू करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 1 ये आपके सामने खुला हुआ है। तो ये आप स्टडी मटेरियल जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट की आईसीआई की वेबसाइट से। लिंक मैं वेबसाइट का जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप यहाँ वहां से एक्सेस कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल को। और उसके बाद जब भी आप अपना कोर्स का रजिस्ट्रेशन करा देंगे उसके बाद आप अपनी स्टडी मटेरियल मंगवा भी सकते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन देखना, पेज नंबर मैं बता देता हूं, पेज नंबर है 10.20। हम लोग लेटेस्ट स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं 10.20। तो कह रहा है क्वेश्चन, छोटा सा इलस्ट्रेशन एक है। अ कंपनी हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल आपको बता दी 10 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इशू कितने करे कंपनी ने? 60,000 शेयर्स। एंड रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स। तो कंपनी ने इशू करे 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई 70,000 शेयर्स की। तो वैसे हम इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। हालांकि ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। हाँ, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ये कुछ नया लगे, आप ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हो अपने 12th लेवल पे। तो 60,000 के शेयर इशू करे थे, 70,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशंस। तो रिमेनिंग एप्लीकेशंस यानी एक्सेस जो एप्लीकेशन है 10,000 की, वो हमने रिजेक्ट कर दी। और रिजेक्ट करने का मतलब ये होता है कि कंपनी ने उनका एप्लीकेशन का पैसा ये जो भी है रिफंड कर दिया होगा। अप टू 31 मार्च 2020 इट डिमांडेड और कॉल्ड ₹9 पर शेयर। तो 31 मार्च 2020 तक कंपनी ने 9 रुपए मंगवाए थे। और ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स हु पेड ओनली 7 रुपीज। तो सारे शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, मतलब 9 रुपए जो मंगवाए कंपनी ने सब पे कर दिया। लेकिन एक नालायक शेयर होल्डर था, 5,000 शेयर्स थे जिसके पास, उसने सिर्फ 7 रुपए ही पे करे। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट अज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स। कोई भी और डिटेल्स नहीं है, आप एक पूरी बैलेंस शीट बनाओ। तो हम पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे इसमें। चलिए, तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो क्या करना होता है? पहले हमारा छोटा सा बैलेंस शीट का मेन ढांचा बनता है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो हमारा बैलेंस शीट बनती है कंपनी की, उसका हम छोटा सा एक फॉर्मेट बना देते हैं। तो ये फॉर्मेट बन गया मेरा। तो सिर्फ जो रेलिवेंट जो चीजें इसमें आने वाली है मैंने वही डाली। एक शेयर कैपिटल डाल दिया और दूसरा मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डाल दिया। फिर हम सारी चीजों को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम इसको कैसे डिस्क्लोज करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो ऑथराइज कितनी है? तो सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं। तो 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स में बटे हैं 10 रुपए ईच। तो हम लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये आ गया 10 लाख रुपीस, खत्म। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, तो इशू कितने करे इसमें से? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? हमने कितने इशू करें?
60,000 शेयर्स देख लेना, 60,000 शेयर्स इशू करें, यहां आ जाएगा 60,000 इक्विटी शेयर्स, और ये भी पूरी फेस वैल्यू पे आ जाता है 10 रुपीज ईच। ये आ गया 6 लाख। खत्म। नेक्स्ट हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जब हम सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हैं तो हमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप अलग अलग से दिखाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में आप देखोगे, एक मिनट में क्वेश्चन खोल लूं। इस क्वेश्चन में 10 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 9 रुपए मंगवाए हैं। कंपनी ने सिर्फ 9 रुपए मंगवाए हैं, तो यानी कि सारे के सारे शेयर्स आप कह सकते हो नॉट फुल्ली पेड अप हो गए। क्योंकि फुल्ली पेड अप होने के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली की पूरी फेस वैल्यू कॉल अप हो चुकी हो, और दूसरी पूरी की पूरी फेस वैल्यू पे भी हो रखी हो। तो पूरी फेस वैल्यू कॉल्ड अप भी हो और पेड अप भी हो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो पूरी मंगवाई नहीं हमने, अभी सिर्फ 9 रुपए ही मंगवाए हैं। दैट मीन्स इसमें सारे शेयर्स जो हैं या सारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो सारा का सारा आपका नॉट फुल्ली पेड अप बोला जाएगा। तो इसको हम लोग दिखा देंगे नॉट फुल्ली पेड अप में। तो हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें हम कैसे दिखेंगे, हम लिखेंगे पूरा 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए के हैं, लेकिन मंगवाए कितने हैं, 9 रुपए। 9 कॉल्ड अप। मैं नीचे लिख देता हूं, यहां जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो यहां लिखूंगा ₹9 कॉल्ड अप। तो है तो 10 रुपए के, सिर्फ 9 रुपए लेकिन हमने मंगवाए हैं, तो ये आ जाएगा 5,40,000। अंदर लिखूंगा, इसमें से लेस करेंगे हम लोग क्या, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स को हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। तो कितने कॉल्स इन अरियर्स हैं, तो क्वेश्चन में देखना 5,000 शेयर्स ऐसे थे जिसमें सिर्फ 7 रुपए मिले थे, यानी कि 9 रुपए नहीं मिले, 7 रुपए मिले हैं। इसका मतलब कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया, 2 रुपए का हो गया, क्योंकि 9 रुपए में से अगर 7 रुपए मिले तो 2 रुपए यानी नहीं मिले। तो इसको हम लोग यहां पे दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं 5,000 शेयर्स इंटू ₹2। तो ये आ गया 10,000, ये आ गया 10,000। बाहर आ जाएगा 5,30,000, 5,30,000। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरा खत्म। तो 5,30,000 हमारे बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे 5,30,000, 5,30,000। और कोरिस्पॉन्डिंगली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी 5,30,000 आ जाएगा। तो इसका भी नोट में दिखा देते हैं, नोट में ही दिखा देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहां तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं, मैं सिर्फ लिख दूंगा कैश एट बैंक 5,30,000। खत्म। तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आ गया 5,30,000, और बैलेंस शीट का टोटल भी आ गया 5,30,000। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सर आपने 5,30,000 क्यों डाला, आपने 5,30,000 क्यों डाला, सिर्फ बैलेंस करने के लिए? नहीं, लॉजिकली सोचा ना भाई, मिले कितने हैं मेरे को, कैश एट बैंक में मेरे बैंक में कितना पैसा मिला होगा, 5,30,000 ही मिला होगा, 5,30,000 ही तो मिला होगा हमें बैंक में, है ना। तो जितना एक्चुअली पेड अप है, यहाँ पे हम पेड अप पे दिखा रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे पेड अप वैल्यू पे दिखा रहे हैं अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को। तो जितनी हमें पेड अप है उतनी हमें बैंक में मिली होगी, तो मेरे बैंक में जितना उतना ही पैसा होगा जितना पेड अप है।
इसलिए मुझे पता है कि भाई बैंक में भी मेरा 5,30,000 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। तो चांसेस कम है वैसे आपके, अगर मैं आईसीआई के पेपर के हिसाब से बोलूँ, फाउंडेशन लेवल के पेपर में बोलूँ, तो बहुत कम चांसेस है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको बैलेंस शीट इस तरह बनाने के लिए बोलेगा। लेकिन आपके इलस्ट्रेशन एक दे रखा है बुक में, आपके स्टडी मटेरियल में, इसलिए मैंने आपके साथ वो डिस्कस कर लिया। तो बस यही करना था हमको। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है जो शेयर्स हैं वो या तो कैश में इशू हो सकते हैं या कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना। कंसिडरेशन अदर देन कैश में हमने बोला प्रमोटर्स हो गए, अंडर राइटर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, तो उस केस में हम बोलेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, जो शेयर्स हैं वो इशू हो सकते हैं या तो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। पार पे इशू करने का मतलब ये होता है कि इशू प्राइस हो गया मेरा फेस वैल्यू के बराबर। तो जब भी शेयर्स फेस वैल्यू पे इशू होते हैं उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब होता है जब इशू प्राइस होता है फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। तो अगर 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए पे इशू हो रहा है, इसको हम बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। डिस्काउंट का मतलब हो गया जब इशू प्राइस मेरा फेस वैल्यू से कम हो। तो अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है और इशू प्राइस 8 रुपए है, तो ये हो गया इशू एट डिस्काउंट। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट करता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। यानी वो मना करता है, वो कहता है डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में जो इशू है वो हो सकता है एट डिस्काउंट, अदरवाइज डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते। इसलिए जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो हम सिर्फ पार और प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कवर करेंगे, डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इशू प्राइस है शेयर्स की, वो या तो हमको लमसम पे मिल सकती है यानी एक साथ मिल सकती है, या अलग अलग टुकड़ों में मिल सकती है, दैट इज इंस्टॉलमेंट्स में मिल सकती है। इंस्टॉलमेंट्स कौन सी होती है? पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, और थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉल्स। तो कॉल्स कितनी भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, या जो लास्ट कॉल होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल कॉल। अच्छा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितना होना चाहिए? तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 39 बोलता है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, यानी फेस वैल्यू का 5% आपका मिनिमम एप्लीकेशन मनी रहना चाहिए। लेकिन हमारे सेबी रेगुलेशंस बोलते हैं कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 25% ऑफ इशू प्राइस। और हम लोगों को जो माननी होती है वो सेबी की माननी होती है। तो इन शॉर्ट में बोलूंगा, सेबी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और सेबी कहता है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 25% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस का क्या मतलब हुआ, इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या देखना, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। तो 20% के प्रीमियम पे एक्स लिमिटेड ने शेयर्स इशू करे। व्हाट शुड बी द मिनिमम एप्लीकेशन मनी? मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी रहेगी? तो हम मिनिमम एप्लीकेशन मनी कैसे निकालेंगे? पहली बात, हम जब मिनिमम एप्लीकेशन मनी निकालेंगे तो ये हम निकालेंगे एज पर सेबी। सेबी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो हमने फॉर्मूला क्या बोला, 25% ऑफ इशू प्राइस, 25% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस कितनी होगी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। एक्चुअल इशू प्राइस मेरी कितनी आ रही है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 100 रुपए का फेस वैल्यू है और 20 रुपए का प्रीमियम है। 20% का मतलब क्या हुआ? फेस वैल्यू का 20%। तो 100 का 20% निकाला तो 20 रुपए आ गया। तो टोटल मेरी 120 की इशू प्राइस आ गई। तो 120 का जब मैं 25% निकालूंगा तो ये आएगा 30।
तो इस केस में मेरी मिनिमम एप्लीकेशन मनी हो जाएगी 30। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या कि मिनिमम हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए कि हम फाइनली अलॉटमेंट कर पाए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो शेयर्स की अलॉटमेंट होगी, जो अलॉटमेंट होगी शेयर्स की, वो तभी हो सकती है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता तब तक अलॉटमेंट नहीं हो सकता शेयर्स का। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा होगा आपके प्रोस्पेक्टस में। तो प्रोस्पेक्टस में लिखे गए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलती तो शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं होती। अच्छा, सिर्फ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलना, खाली मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ इस सब्सक्रिप्शन पे जो एप्लीकेशन बनी है वो भी रिसीव हो जानी चाहिए। तो in short, allotment of shares can be done only if minimum subscription as stated in prospectus is received and application money on this subscription is received। तो application money भी मिल जाना चाहिए और minimum subscription भी मिलना चाहिए, ये हमारी कंडीशन हो गई। सेबी कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए 90% ऑफ टोटल शेयर्स ऑफर। जितने शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं उसका 90% हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो क्या होगा? उस केस में जो सब्सक्रिप्शन हमें मिले उन पे एप्लीकेशन मनी हमको रिफंड करना पड़ेगा, है ना। जितने भी एप्लीकेशन हमको मिली उसका एप्लीकेशन का पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। कितने दिनों में वापस करना पड़ेगा? कितने दिनों में वापस करना पड़ेगा? या तो 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू कब? अगर इशू मेरा नॉन अंडर रिटन है, यानी कोई भी अंडर राइटिंग नहीं कराई अगर हमने या कंपनी ने, उस केस में 15 दिन विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू हमको रिफंड करना पड़ेगा एप्लीकेशन का पैसा। अच्छा, अगर अंडर राइटिंग हमने करा रखी है तो, अगर कंपनी ने अंडर राइटिंग करा रखी है तो उस केस में 70 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, विद इन 70 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। अच्छा, अंडर राइटिंग के केस में कब हमें रिफंड करना पड़ेगा? भाई अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? अंडर राइटिंग में क्या होता है? अंडर राइटर्स बोलते हैं जो सब्सक्रिप्शन पब्लिक नहीं अप्लाई करेगी वो हम अप्लाई कर देंगे। तो अंडर रिटर्न के केस में हमें कब एक्चुअली एप्लीकेशन का पैसा वापस करना पड़ेगा? अगर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो अंडर राइटर से भी ना मिले विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। ठीक है, तो अंडर रिटर्न के केस में पैसा रिफंड तब करना पड़ेगा जब हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अंडर राइटर से भी ना मिले। कितने दिनों में? 60 दिनों में ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। तो उस केस में हमें 70 डेज के अंदर अंदर, 70 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू के अंदर अंदर हमको एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो फटाफट से रिकॉल करो इसको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिकॉल करो। पहली बात, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हो मिले तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, सेबी कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगा 90% ऑफ टोटल शेयर्स ऑफर। और लास्ट बात, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता उस केस में एप्लीकेशन का पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा। उसकी टाइमलाइन क्या है? विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। अगर इशू आपका नॉन अंडर रिटन है और अगर इशू अंडर रिटन है और हमें 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू के अंदर अंदर अंडर राइटर से एप्लीकेशन नहीं मिलता तो उस केस में हमको 70 डेज के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। तो ये हो गया हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इशू ऑफ शेयर्स की कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या अगर प्रेफरेंस शेयर्स की मैं बात करूँ तो प्रेफरेंस शेयर्स की क्या क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े जिसमें हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा। फिर हमने डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल सीखा, जिसके ऊपर मैंने आपको आपके स्टडी मटेरियल का एक इलस्ट्रेशन भी कराया। उसके बाद हमने कुछ इशू ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट करे कि शेयर्स कैश पे भी इशू हो सकते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी इशू हो सकते हैं। जो है जो इशू होता है वो एट पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है। हालांकि कंपनीज एक्ट आपका डिस्काउंट पे इशू करने से प्रोहिबिट करता है अदर देन इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसके अलावा हमने कुछ और टॉपिक्स भी पढ़े, जैसे कि क्या,
हमने मिनिमम एप्लीकेशन मनी क्या होता है ये पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो इशू प्राइस होता है वो लमसम पे मिल सकता है या इंस्टॉलमेंट्स में मिल सकता है। इसके अलावा हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूं आपने आज का पूरा लेक्चर पूरा सुना होगा। जितने भी नोट्स मैंने यहाँ लिखे हुए थे आपने अपने पास भी इसको नोट डाउन करा होगा। अगर अभी तक आपने नोट डाउन नहीं करा तो आप वीडियो पीछे करके वापस से अपने पास अपने कॉन्सेप्ट में इसको लिख सकते हैं। नोट्स हमेशा आपकी पढ़ाई में आगे जाके हेल्प करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे इस चैप्टर के। बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना शुरू करेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश के केस में हमें किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। तो आपने अगर अभी तक ये लेक्चर पूरा एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सबसे पहले हम लोग इन नोट्स की हेल्प से कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी थ्योरी कवर करेंगे। इन नोट्स के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि शेयर कैपिटल क्या होता है। व्हाट इज शेयर कैपिटल। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है जो कंपनी का जो कैपिटल होता है, यार इसको दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे, इसको दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। बीच में मेरा मोबाइल गिर गया।